नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोविड को लेकर हर दिन नए नए रिसर्च आ जा रहे हैं। पता नहीं अभी तक कोविड को लेकर बने कॉलर ट्यून पर कोई रिसर्च क्यों नहीं आया है। आप इस कॉलर ट्यून को टॉर्चर ट्यून कहने की जल्दी ना करें। पहले बात सुन लें, सटीक आंकड़े नहीं हैं, अंदाजे से कह रहा हूं। दिन भर में करोड़ों लोग फोन पर बात करते होंगे, करोड़ों लोग दिन में कई बार बात करते होंगे। कोरोना से बचाव के लिए क्या करना है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, सुनते होंगे, तो फिर जागरूकता क्यों नहीं आ रही है। कई लोग नंबर मिलाने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि कॉलर ट्यून कब खत्म होगा, और मास्क नाक से नीचे भी है, जबकि वही सुन रहे हैं कि मास्क कैसे पहनना है। कई बार लगता है कि कॉलर ट्यून को लेकर रिसर्च होता तो यह निष्कर्ष निकल आता कि जागरूकता चाहे जैसे आती हो, कानों के रास्ते नहीं आती है, कॉलर ट्यून से नहीं आती है। वैसे यह तरीका मुझे तो शानदार लगा, लेकिन जो नज़ारा आसपास दिख रहा है, लग नहीं रहा कि हर बार फोन करने पर हम जो चंद सेकंड की कुर्बानी दे रहे हैं उसका कोई नतीजा भी निकल रहा है। अगर आप कोविड कॉलर ट्यून गूगल सर्च करेंगे तो पहले यही आएगा कि लोग जानना चाहते हैं कि इसे कैसे फोन से हटाया जाए, मुक्ति कैसे मिले। हम ऐसी अनगिनत तस्वीरों से गुजर चुके हैं जिसमें शामिल लोग या तो कोविड से अनजान हैं या जानकर भी लापरवाह। मुमकिन है इस भीड़ में पैरासीटामोल खाकर बीमारी छिपाने वाले भी होंगे। कईयों के लिए नाक के ऊपर मास्क पहनना नाक का सवाल हो गया है। नाक के नीचे मास्क पहनकर ऐसे घूमते हैं जैसे बैकडेट से अंग्रेजी हुकूमत ने राय बहादुर की उपाधि दी हो। हर मौके पर लोगों ने साबित किया है कि जागरूकता पर खर्च होने वाला पैसा बेकार ही जाएगा। कहीं कोरोना के कारण चुनाव नहीं हो रहे हैं तो कहीं हो जा रहे हैं, कहीं रैली हो रही है तो कहीं छठ की मनाही है। महामारी सीरियस है, नहीं तो सरकारी फैसलों में मनोरंजन कम नहीं है। दिल्ली पुलिस ने देह से दूरी का पालन ना करने और मास्क ना पहनने पर 24 करोड़ से अधिक की फाइन वसूल ली है, तब भी मास्क का अनुशासन नहीं दिखता। अब फैसला हुआ है कि जुर्माने की राशि 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी जाएगी। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। 2000 रुपये कर दिया वो ठीक है, लेकिन सभी के लिए होना चाहिए ना, पब्लिक हो या पुलिस वाले हो या कोई भी हो, सबके लिए कानूनी एक होना चाहिए। आप मान लो पब्लिक से आप 500 रुपये लग रहे हो, ले रहे हो आप मान लो पुलिस वाले जो खुले मास्क में चल रहे हैं उसका तो 5000 रुपये होना चाहिए। फिर तो मास्क ना पहनने पर 2000 रुपये का चलान है जी। कहाँ आपका मास्क कहाँ है? गिर गया जी अभी। कहाँ गिर गया? मेरे रास्ते में, अभी लूँगा दूसरा। अब 500 की जगह 2000 रुपये का चलान होगा। ठीक है जी, दे देता हूँ, गलती हो गई। हाँ। मास्क लगा के मास्क में खा लेगा वो चलान कर रहा है, मास्क में खा रहा तो चलान कर रहा है पुलिस वाला आगे। अच्छा, तो गलत है नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं आप आइसक्रीम खा रहे थे तो उसका आपका चलान कर दिया गया है? चलान काटने को तैयार, फिर बाद में कह रहा है काटा नहीं, बाद में कह रहा आगे से ध्यान रखना। अच्छा। मतलब मास्क लगा के आइसक्रीम खा लेगा कोई? सख्ती होनी चाहिए। हाँ। ठीक है, बट ये तो देखो ना, लोग बाग आइसक्रीम कैसे खाएंगे? लोग बागों को अगर छींक आएगी तो छींक तो चलो मास्क में हो जाएगी, लेकिन आइसक्रीम खाएगा तो बंदा कैसे खाएगा? मास्क में कोई खा सकता है आइसक्रीम? सख्ती है, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आपको लगता है जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, क्या कह रही? 5000 का चालान होना चाहिए कम से कम। 1000 की फाइन अहमदाबाद में भी है। क्या वहां इसके डर से मास्क की संस्कृति बन गई? क्या 500 और 2000 के फाइन से ही मास्क का अनुशासन बनेगा? किसी गरीब या किसी छात्र पर 2000 की फाइन लगा दें तो क्या होगा? सरकारों से जो चूक हुई है इस महामारी को लेकर, उसके लिए उन पर फाइन का कोई प्रावधान नहीं है। गनीमत है चुनाव आयोग ने बिहार के चुनाव में लोगों पर फाइन नहीं किया, जुर्माने नहीं लगाए। 3-4 राज्यों के चुनाव का खर्चा निकल आता।
अब देखिए, हरियाणा के रेवाड़ी के एक स्कूल में 11वीं क्लास के 19 छात्र पॉजिटिव आ गए। हरियाणा में 2 नवंबर को स्कूल खुल गए, तब से 100 से अधिक बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। अब जाकर मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। बच्चों को इसलिए नहीं भेज रहे हैं, जो कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए बच्चों को भेज नहीं रहे। कोरोना से हमें बच्चों को डर लगता है, क्यों कभी बच्चे के हो गए तो कभी घर में भी ना हो जाए, इसलिए बच्चों को नहीं स्कूल में भेज रहे। बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, इसलिए हमारे पास फ़ोन भी नहीं। सरकार से कहते हैं चाहे हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए फ़ोन दिया जाए। ये बच्चे आज अगर पॉजिटिव नहीं है कोई बच्चा, कल को गांव में जाता है, परिवार में जाता है, समाज में वो किसके साथ कांटेक्ट करता है, कल को वो पॉजिटिव होकर आ सकता है। हमारी सरकार से डिमांड है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ तालमेल करते हुए स्वास्थ्य टीम उपलब्ध करवाई जाएं। बच्चों की और टीचर्स की हर रोज़ टेस्टिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, मास्क की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। फैसले का आधार कब वैज्ञानिक हो जाता है, कब आध्यात्मिक, पता नहीं चलता है। इतना तय है कि जागरूकता का अभियान भी महामारी का शिकार हो चुका है। पहले कहा जाता है कि ज़्यादा नंबर इसलिए आ रहे हैं मरीजों के क्योंकि ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, फिर कम टेस्ट के आंकड़े आने लगते हैं, फिर ऐलान हो जाता है कि ज़्यादा टेस्ट करने वाले हैं। अखिल भारतीय स्तर पर 22 अक्टूबर को 14,70,000 टेस्ट हुए। 18 नवंबर को रिपोर्ट आई कि 9,37,000 टेस्ट हुए। 17 नवंबर को रिपोर्ट आई कि 8,44,000 टेस्ट ही किए गए। एक महीने में 40% टेस्ट कम हो गए। बेहतर है आप कोविड के असर को मरने वालों की संख्या की नज़र से समझिए। 8 महीने में इस महामारी से भारत में 1,31,000 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना से 585 लोगों की मौत हुई। 6 नवंबर को भारत भर में 670 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हर दिन 400 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ रही है नवंबर महीने में। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत हो गई। यह दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। दिल्ली में कोरोना से अब तक 7,943 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 16 और 17 नवंबर को 99 लोगों की मौत हुई। 14 नवंबर को 96 और 15 नवंबर को 95 लोगों की मौत हुई। सारी संख्या एक दूसरे के कितनी करीब है, हो सकता है संयोग हो। 8 महीने में दिल्ली में करीब 8,000 लोगों की मौत हुई है। हर महीने करीब 1,000। क्या यह संख्या कहीं से भी महामारी को सामान्य बनाती है? अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय को अमेरिका और ब्राजील की जगह भारत के आसपास के देशों की तरफ देखना चाहिए। अर्थशास्त्री कौशिक बसु ने 18 नवंबर को एक चार्ट बनाकर ट्वीट किया। उन्होंने एशिया के 14 देशों में प्रति 10 लाख पर मरने वालों की संख्या को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। भारत में 10 लाख की आबादी पर 95 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान में 10 लाख की आबादी पर 32 लोगों की मौत हुई है। म्यांमार में 10 लाख की आबादी पर 30, बांग्लादेश में 10 लाख की आबादी पर 38, श्रीलंका, चीन में 10 लाख की आबादी पर 3 लोगों की मौत हुई है। भूटान में 10 लाख की आबादी पर एक भी मौत नहीं हुई है। वियतनाम और थाईलैंड में 10 लाख की आबादी पर मरने वालों की संख्या 1 से भी कम है। जाहिर है सभी पड़ोसी देशों के मुकाबले भारत ने प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक मौतें हुई हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में भी भारत का सबसे खराब प्रदर्शन है। भारत की आर्थिक विकास दर -10.3% है, जबकि बांग्लादेश की विकास दर 3.8 है, माइनस में नहीं है। पाकिस्तान, चीन और म्यांमार में भी विकास दर माइनस में नहीं है। कौशिक बसु का कहना है कि तालाबंदी की गई, अर्थव्यवस्था का नुकसान हमने उठाया, तब भी हम महामारी को काबू में नहीं कर पाए। अब आते हैं अस्पतालों और आईसीयू के इंतजाम पर। राजधानी दिल्ली में जरा सी कमी होती है, केंद्र और दिल्ली सरकार अलर्ट हो जाती है। फिर भी बढ़ती हुई संख्या बता रही है कि सारे इंतजाम कम हो जाते हैं, कभी भी फेल हो सकते हैं। वैक्सीन के बंटने में 1 साल का वक्त आराम से लग सकता है। हम अस्थायी रूप से इंतजाम नहीं कर सकते हैं। महामारी के नए आंकड़े बता रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि इससे लड़ने का स्थायी बंदोबस्त करना पड़ेगा। जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स, आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे।
और हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बाकी हॉस्पिटल्स के साथ भी मीटिंग की है और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। तो लगभग दोनों मिला के 1400 के करीब एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूं आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे, उससे शायद आईसीयू बेड्स की भी कमी दूर हो सकती है। दिल्ली भारत की मीडिया राजधानी है, इसलिए मुख्यमंत्री को कोरोना पर लगातार सामने आना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल अगर बिहार में होते तो इतने दिनों तक बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उनका काम आराम से चल सकता था। फिर भी आप दिल्ली की तैयारियों और चुनौतियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह महामारी कितनी गंभीर है। 15 नवंबर को गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की बैठक होती है। तय किया जाता है कि दिल्ली में हर दिन 1 लाख टेस्ट होंगे। 16, 17, 18 और 19 नवंबर बीत गया, क्या 1 लाख टेस्टिंग हुई? 13 नवंबर से 18 नवंबर के बीच किसी दिन 50,000 से कम टेस्टिंग है तो किसी दिन 62,000 से कुछ अधिक टेस्टिंग है। इस नंबर से आप यह ना समझें कि आरटी-पीसीआर के नंबर हैं इसमें। इस संख्या में एंटीजन और आरटी-पीसीआर दोनों हैं। एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता का हाल आप जानते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कहते हैं कि दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 3,000 आरटी-पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, बाकी राज्य में नहीं हो रहे हैं, इतने भी नहीं। अगर ऐसा है तो ये कितना भयावह है। क्या टेस्टिंग बंद कर या कम कर कोरोना को कम बताया जा सकता है? वैसे आज दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक रूप से आदेश जारी कर दिया और कहा है अपने आदेश में सभी जिलाधिकारियों और जिला चिकित्सा अधिकारी से कि अपने जिले में तुरंत टेस्टिंग सेंटर की संख्या 2 गुनी कर दें। नए टेस्टिंग सेंटर की लोकेशन गुरुवार 19 नवंबर तक फाइनल हो जाए और टेस्टिंग सेंटर की संख्या 21 नवंबर तक बढ़ा दी जाए। जरूरत हो तो टेस्टिंग सेंटर के लिए स्टाफ को बाजार से हायर किया जाए, नौकरी पर रखा जाए। मरीजों के अनुभव अस्पताल में आईसीयू बेड और डॉक्टर तक पहुंचने के ही नहीं हैं, बल्कि कोरोना के एक मरीज का अनुभव व्यापक रूप से सामने नहीं आ रहा है। इस बीमारी को हल्का बताने वालों ने इसके अनुशासन को खराब कर दिया। उनके कारण लोगों को लगा कि कुछ नहीं है। मरीजों के अस्पताल और अस्पताल के अनुभव जब सामने आएंगे तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है। पटपड़गंज की विदिशा अपार्टमेंट की विनीता पांडे का यह ट्वीट देख सकते हैं। एक कोविड मरीज के घर से कूड़ा उठाने के लिए उन्होंने एमसीडी को फोन किया तो जवाब मिला कि मरीज को खुद ही बाहर आकर कचरा देना होगा, जबकि मरीज की हालत वैसी नहीं है। एक मरीज का रोज का संघर्ष हमारी आंखों से गायब है क्योंकि वो बच जाने या मर जाने के डेटा में शामिल नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि जितनी भी पहले से तय सर्जरी हैं जो गंभीर श्रेणी की नहीं है उन्हें टाला जा रहा है। अब भी तो गंभीरता को समझिए और मास्क पहनिए, बीमारी को छिपाइए नहीं। अस्पताल प्लाज्मा दे रहे हैं, मरीज प्लाज्मा मांग रहे हैं। भारतीय चिकित्सा शोध परिषद आईसीएमआर कहता है कि प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं, फिर क्यों हो रहा है? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनकी खुद की जान प्लाज्मा से बची है। आईसीएमआर खुद एम्स के साथ मिलके प्लाज्मा की ट्रायल कोशिश की गई, वो उनसे पूरे हुए नहीं। तो अब ये कहना कि भी प्लाज्मा इसलिए गलत है कि उनका स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। दिल्ली सरकार की स्टडीज उनसे परमिशन लेके कर रहे हैं हम लोग। 3rd फेज़ के अंदर है। 1st फेज़ हुआ तब उन्होंने 2nd की अप्रूवल दी, 2nd हुआ तो 3rd की अप्रूवल दी। तो अगर नहीं होता तो फिर इससे लोगों की जान बच रही है। मेरी तो खुद की जान बची है, मैं बता रहा हूँ आपको। जो हाल प्लाज्मा को लेकर है वही हाल टोल प्लाजा को लेकर है। नोएडा ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की टेस्टिंग होगी। नोएडा से भी तो लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा में ना फैले ये ठीक है, नोएडा से दिल्ली में फैल जाए क्या ये भी ठीक है। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को आदेश दिया है कि 4थे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर की मदद के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यह अलग से बहस का विषय होना चाहिए, लेकिन सोचिए दिल्ली का यह हाल है तो बाकी राज्यों का क्या होगा। कैसी तबीयत है? पहले से अच्छी है, तबीयत अच्छी है। दिल्ली नोएडा मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर अजमत करीम वर्चुअल क्लिनिक के जरिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं।
मैक्स अस्पताल की मदद से। जो मरीज दिल्ली नहीं आ सकते उनका इलाज होता है। दिल्ली से बैठकर अपने गृह जिले दरभंगा में लोगों का इलाज करते हैं। दरभंगा के प्रशासनिक अधिकारियों का भी टेलीमेडिसिन से इलाज किया गया है। सकरी में एक क्लिनिक में मरीज आते हैं और दिल्ली से बैठकर उन्हें चिकित्सा सुविधा दी जाती है। गंभीर मरीजों के लिए सुविधा नहीं है। बिहार का डेटा क्या कहा जाए उसके बारे में। आप कितना सर खपाएंगे। दिल्ली में त्योहार के कारण हर दिन 7,000 से अधिक केस आ रहे हैं और 12 करोड़ की आबादी वाले बिहार में 17 नवंबर को सिर्फ 734 केस ही आए। क्या बिहार में त्योहार और चुनाव नहीं था? क्या कोरोना त्योहार के कारण सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहा है? जरूरत होगी तो आप मेरे से बात कर लीजिए। इस तरह के विचित्र फैसले बिहार में हो रहे हैं। अब आप देखिए, बिहार से ही एक और विचित्र घटना आगे के मेहमान से बात करने से पहले बता रहा हूं। मेवालाल को नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री बनाते हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया जो शिक्षा के ही एक विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े घोटाले का आरोपी है। अब मीडिया में भी ये थोड़ा बहुत सवाल उठा। अब मेवालाल ने इस्तीफा दे दिया है। इन मेवालाल को नीतीश कुमार ने पिछली विधानसभा के दौरान अपनी पार्टी से निकाल दिया था क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। अब मेवालाल को टिकट भी दिया उन्होंने और विधायक भी बनाया। तब क्या नजर नहीं आया कि भ्रष्टाचार किया होगा उन्होंने? और विधायक बनने के बाद मेवालाल को बाकायदा शपथ दिला दी। वो मंत्रालय पहुंचे हैं, चंद घंटे चंद दिन भी नहीं गुजरा कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तो ये है मामला भ्रष्टाचार और नैतिकता और तथ्यों की जानकारी का। तो हम डॉक्टर अजमत करीम से बात करना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर जो वर्चुअल क्लिनिक का संसार है उसके अपने अनुभव क्या हैं। डॉक्टर करीम, मेरा पहला सवाल यही है कि वर्चुअल क्लिनिक से जब आप ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं दे रहे हैं तो किस तरह का फीडबैक है? क्योंकि टेस्ट के आंकड़े या जो मरीजों की जो संख्या है वो तो झलक कर सामने नहीं आ पाती है बिहार में खासकर, लेकिन फिर भी आपके अपने अनुभव से क्या लगता है कि इक्के दुक्के लोग ही संक्रमित हो रहे हैं या संख्या ज़्यादा भी नज़र आती है? संख्या काफ़ी ज़्यादा है रवीश। इसका अंदाज़ा आप इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि बिहार में प्रतिदिन 1,10,000 से 1,30,000 के बीच में कोविड टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 90% टेस्ट जो है वो एंटीजन टेस्ट है। तो जब भी मैं किसी पेशेंट को देखता हूँ ऑनलाइन वर्चुअल क्लिनिक से, तो उनका एंटीजन तो नेगेटिव होता है लेकिन उसके सारे लक्षण कोविड पॉजिटिव होते हैं और वो पेशेंट फिर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और या तो उनको मुझे पटना या कहीं दूर के इलाके में जहाँ ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ भेजनी पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक्चुअली में वो या तो लोगों को सही तरीके से बताया नहीं गया है कि एंटीजन टेस्ट जो है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, या लोग ये इसको करवा नहीं रहे हैं। सिर्फ RT-PCR 10% लोगों में हो रहा है रवीश। ये बहुत आश्चर्यजनक है, जबकि उसको हम दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो यहाँ लोग अपने आप जाके RT-PCR कराते हैं। अब लोगों में इतनी जानकारी हो गई है, लेकिन बिहार में ना तो लोगों को इसकी जानकारी है, या जब भी वो पेशेंट मेरे साथ वर्चुअल क्लिनिक से जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एंटीजन की रिपोर्ट लेके मुझे कहते हैं कि मुझे तो कोरोना नहीं है। जी करीम, मेरा एक जी डॉक्टर करीम, मेरा सवाल ये भी है कि जो मरीज आ रहा है आपके पास वो उसकी स्थिति कितनी खराब हो चुकी होती है जब तक आपके पास पहुंचता है? जब तक वो मेरे पास पहुंचता है तो वो लेवल 3 में आ चुका होता है या लेवल 2 का एडवांस्ड कंडीशन होता है। कोरोना को हम लोग 3 लेवल में बांटे हुए हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो जब ये मेरे तक पहुंचते हैं या तो वो लेवल 2 में होते हैं या लेवल 3 में होते हैं, जिसका इलाज, जैसे मैं एक अपने जहाँ पे मेरा क्लिनिक है वर्चुअल क्लिनिक दरभंगा, वहाँ की बात अगर करूँ मैं, तो जब तक वो या तो उनको हम वो इंजेक्शन जो देना चाहिए लेवल 3 में वो भी अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे, और उसको अगर हम कुछ और एडवांस टेस्ट करने के लिए कहते हैं तो वो टेस्ट पूरा नहीं हो पाता। उसकी वजह ये लोगों को है कि हमें ये इंजेक्शन लगाएगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा, या फिर इंजेक्शन लगाने वाला अवेलेबल नहीं है। अगर हम CT स्कैन कराते हैं इसकी सीवियरिटी इंडेक्स जानने के लिए तो वो CT होना मुमकिन नहीं है। सो अगर मोटे तौर पे मैं ये कहूँ तो बिहार में जो है वो कोरोना के बारे में ना तो लोग
अवगत हैं या ना उसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, जिसका आने वाले समय में आप देखेंगे जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, जिसको फाइब्रोसिस ऑफ लंग कहते हैं कोविड के, और वो काफी हाई नंबर्स में मिलेंगे जब इनकी लेवल 3 कोविड फाइब्रोसिस के बाद जब ये फॉलो अप में हमारे पास आएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसका इलाज है ही नहीं दुनिया में। तो मतलब अगर वो ठीक भी हो गए हैं एक तरह से, तो उन्हें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कुछ नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि फेफड़े की गंभीर बीमारी हो सकती है उनको ठीक होने के बाद। कोविड से जो कोविड से मरीज दिल्ली में भी ठीक हो रहे हैं या दुनिया में भी कहीं ठीक हो रहे हैं, तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है अभी तो बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। और जो मेजर हमें पता है कोविड कॉम्प्लिकेशन के बारे में वो है लंग फाइब्रोसिस, जिसका जो है ना एंड स्टेज लंग डिजीज से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर किसी को अगर लेवल 3 लेवल 2 में 60% से ज्यादा अगर पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो जाता है तो वो उसको हम लोग एंड स्टेज लंग डिजीज कहते हैं और वो लोग बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। डॉक्टर करीम, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूं कि इस तरह की पोस्ट कोविड बीमारियों के बारे में तो बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दरभंगा की तरफ ले जाना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि ज़िला के स्तर पर या दूसरे शहरों से लोग ज़्यादा इस तरह से आ रहे हैं जिनके पास कोई संख्या थोड़ी आपको ज़्यादा नज़र आ रही है आने वालों की? जी, अभी अब दरभंगा को आप ले लेंगे कि दरभंगा में पूरे दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज है जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पे अब जाकर के एक आईसीयू और एक आइसोलेशन वार्ड बना है। हालांकि हर जगह पे इनके पास टेस्ट ही है कि वो लोग आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं, एंटीजन कर रहे हैं, जिससे वो ये स्थापित नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सिम्टम लेके पेशेंट आ रहा है ये वाकई कोविड है। सिम्टम लेके भी आ रहे हैं तो वो ये मान के जा रहे हैं घर की मुझे कोविड नहीं है। अगर उसी पेशेंट्स का आरटीपीसीआर जल्दी हो जाए तो वो लेवल 2 लेवल 3 में नहीं पहुंचेगा और फिर उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ऐसे कई पेशेंट्स को मैंने ऑनलाइन देखा है रवीश, जिसको मैंने हालांकि इसमें कई लोग बड़े लोग भी थे जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं और उनके यहाँ भी मृत्यु हुई है इस चीज को लेकर के। उन्होंने बहुत आसानी से ले लिया कि ये कोविड नहीं है और बाद में पता चला कि घर में 2-3 लोगों को हो गया और एक लोग बच ही नहीं पाए इसमें से। डॉक्टर करीम जी बात पूरी करें। हाँ, उसकी वजह ये भी है कि कई लोग जो है वो अगर सिम्टम होते हैं तो टेस्ट भी कराने नहीं जाते हैं, छुपाते हैं, और जो लोग टेस्ट कराने जाते हैं वो उनके साथ संयोग ऐसा होता है कि कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव हो जाती है और वो घर आके ये खुशियां मनाते हैं कि मुझे कोविड नहीं है और फिर आम तरह से लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी ये काफी भयानक हो रहा है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे क्या कि जब उनको नेगेटिव आ रहा है तो क्यों नहीं वो उनको आम लोगों के साथ रहना चाहिए? ये अगर सिम्टम है और कोविड एंटीबॉडी नेगेटिव भी आ गया या कई बार आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ जाता है, तब भी हम उनको ये कहते हैं कि अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ गया है तो हो सकता है कि आप विंडो पीरियड में हैं, लेकिन इसके कई और ब्लड टेस्ट हैं, मार्कर्स हैं, जैसे कि सीआरपी है, सीरम फेरेटिन लेवल है, IL-6 है। ये टेस्ट अगर हाई है तो हम इनको हाई इंडेक्स में रखते हैं और फिर ऐसे पेशेंट्स का सीटी स्कैन कराते हैं जिससे हमें ये कंफर्म पता चल जाता है कि ये क्लासिकल कोविड है और फिर हम उसको कोविड का ट्रीटमेंट देते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट्स जो रिस्क फैक्टर्स के अंडर रहते हैं, जैसे डायबिटीज है या हार्ट डिजीज हुआ है या भविष्य में या पहले कोई किसी तरह की सर्जरी हुई है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट्स को अगर कोविड नेगेटिव भी आ जाता है तो हम उसको कोविड केस सस्पेक्टेड केस में रख के उसका इलाज करते हैं और फिर अगर उसको 4-5 दिन बाद दोबारा रिपीट करते हैं तो वो कोविड आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो जाता है। दो सवाल जी हाँ, 2 सवाल है मेरा आपसे कि जब आप कह रहे हैं कि एंटीजन टेस्ट की विश्वसनीयता है ही नहीं, तो क्या ये कमाने के लिए ये कराया जा रहा है? फिर इसका मतलब क्या है? दूसरा ये कि क्या आप देख रहे हैं कि छोटी जगहों में, हालांकि ये दिल्ली के स्तर में भी होगा, कि लोग सेल्फ मेडिकेशन ज्यादा कर रहे हैं कि क्रोसिन खा लिया, पैरासीटामोल खा लिया कि ये बुखार है, कोविड नहीं हो सकता है, और बाद में स्थिति बिगड़ गई हो? यस, ये गांव में ये जो स्थिति है दिल्ली में तो नहीं है। दिल्ली में डॉक्टर्स और पेशेंट्स, डॉक्टर भी वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं कोविड के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। दुनिया में जितनी सारी सुविधाएं उपलब्ध है कोविड के इलाज के लिए, दिल्ली और भारत में उपलब्ध है सब। लेकिन आप जब गांव में जाते हैं तो वो लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और 5-6 दिन तक तो क्रोसिन खा लिया,
एंटी एलर्जी खा लिया और घर में जो है तब तक जो है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होता चला जाता है। तो ये जो है वो रिमोट एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, जब भी मैं ऑनलाइन पेशेंट देखता हूँ, कोकराझार, भागलपुर, बिहार के और वेस्ट बंगाल, हिंदुस्तान के हर इलाके में मैं अपने वर्चुअल क्लिनिक से पेशेंट देखता हूँ। लेकिन मेरा मोस्ट फोकस दरभंगा में है अभी, क्योंकि दरभंगा की हालत जो है वो ठीक नहीं है। जिस लोगों को भी देखता हूँ और सीरियस होती है, वहाँ पे एम्बुलेंस शिफ्ट करने के लिए भी पेशेंट्स को बहुत मुश्किल है कि अगर उसको हायर लेवल पे दरभंगा, पटना एम्स या कहीं और दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट संभव है, वहाँ भेजने की कोशिश करें तो वो लोग उसको जो छूने तक से मना करते हैं कि नहीं, हम लेके नहीं जाएंगे, हम आसपास में नहीं जाएंगे। हालांकि इसकी गाइडलाइन आईसीएमआर ने पूरा क्लियर किया हुआ है कि किसको केयर टेकर होना चाहिए, कैसे दवा देनी चाहिए, कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत क्लियर कट है। लेकिन चूंकि बिहार में एंटीजन टेस्ट 90% हो रहा है, मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, 1.10 से 1.30 लाख जो है पर डे टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें 90% जो है वो एंटीजन है। मैं अभी उनका एक पोर्टल देख रहा था दरभंगा का, उससे तो मुझे क्लियर कट आपको ये 90% से ना तो कम है ना ज्यादा है एंटीजन की संख्या। आरटीपीसीआर वो कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनका कुछ सिस्टम है, या तो गवर्नमेंट के पास उनकी पॉलिसी ऐसी है कि अगर हम करेंगे और ज्यादा नंबर पॉजिटिव आ गया तो हम इनको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा, या फिर लेवल 1 आइसोलेशन में रखते हैं तो लेवल 2 में एडमिट करना पड़ेगा, और अगर लेवल 2 में एडमिट करते हैं तो लेवल 3 में वेंटिलेटर सपोर्ट पे जाएगा पेशेंट्स। तो ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये आरटीपीसीआर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंफर्मेटरी टेस्ट है। और लेकिन लोग अगर ना भी करें तो उस बीमारी के शिकार तो हो रहे हैं ना, और जी हाँ, खुद को धोखे में रखने से आप कोविड से तो नहीं लड़ सकते हैं। ये सरासर धोखा होता है पेशेंट्स के साथ। अगर आप एंटीजन करा के घर में भेज देते हैं कि जाइए आप घर में रहिए, ये तो सरासर धोखा होता है। अगर आप सिम्टम है, आपको आरटीपीसीआर ही कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत करीम हमसे बात करने के लिए। अब हम लेंगे ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गौ कैबिनेट की। ये इस देश में सबसे ज़रूरी मुद्दा है, इसके लिए सारे काम बंद कर देने चाहिए तालाबंदी की तरह, और सबसे पहले यही किया जाना चाहिए जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मगर ब्रेक के बाद बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में गौ कैबिनेट बनाने का ऐलान किया है, जो राज्य में गौ संरक्षण की दिशा में काम करेगी। इस कैबिनेट में 7 विभाग होंगे। गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन यानी 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे देश के पहले गौ अभयारण्य आगर मालवा में होगी। कैबिनेट तो सुनने में भी बड़ा भारी भरकम लगता है, कैबिनेट बन गई है, लेकिन इसे आप बजट की नजर से देखेंगे तो काम धाम कम, ताम झाम ज्यादा लगता है। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में गौ मंत्रालय बनाने का वायदा था। अब गौ कैबिनेट बनाकर सरकार का दावा है गौ संरक्षण के लिए मिशन मोड में काम होगा। गौ संरक्षण के फैसले एक रूप में होंगे। गौमांस पर रोक, गौशालाओं के लिए नियम बेहतर करने के लिए क्रियान्वयन हो सकेगा। 3 हमारी सुखदाता गीता गंगा गौ माता। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है, और इसलिए हम जो भी काम करते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, गौ के लिए, गीता के लिए, गंगा के लिए, वो चुनाव में ध्यान में रख के नहीं करते। प्रदेश में गोधन संरक्षण एवं संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा। और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार की कि हम गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई और कठोर कानून बनाया। सरकार की प्राथमिकताओं में गौवंश है, अच्छी बात है। वैसे उपचुनाव के वक्त मुख्यमंत्री 3088 करोड़ रुपए के ऐलान कर चुके हैं। ऐसे वक्त में जब सरकार वित्तीय परेशानी से जूझ रही है, जब बजट का आकार लगभग 28,000 करोड़ रुपए घटाया गया,
शिवराज सरकार ने अपने 7 महीने के कार्यकाल में 10वीं बार कर्ज लिया। जनवरी से अब तक सरकार पर 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा है। 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 20,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो पाई है। भोपाल गैस हादसे के शिकार 5,000 से ज्यादा महिलाओं की विधवा पेंशन दिसंबर 2019 से बंद है। गौ माता बड़ी चमत्कारी हैं, बड़ी सद्बुद्धि दे दी है इनको। आगर की बात करते हैं, आगर में बड़ी भारी गौशाला का निर्माण किया था और सैकड़ों गाय वहाँ पे पिछले समय में जब इनकी सरकार थी कीचड़ में धंस गई, न उनके पानी की व्यवस्था थी न चारे की व्यवस्था थी। वो पाप इनको लगा, लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं दिलाई। ये तो कमलनाथ जी का चमत्कार है, जिन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में 1000 हाईटेक गौशालाएं का निर्माण इस प्रदेश में किया। शिवराज की सरकार थी 15 साल, उसमें गौ माता के कत्ल खाने ज़्यादा बने थे, गौशालाएं नहीं खुली थी। एक और बात जो हमने आपको पहले भी बताई थी, गाय प्रेमी सरकार ने लगभग 1300 गौशालाओं में रहने वाली 1,80,000 गायों के लिए मात्र 11 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है, यानी प्रति गाय लगभग ₹1.60, जबकि ये रकम पहले प्रति गाय 20 रुपए थी। हाल ही में हुए उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते थे कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति अपराध और बेरोजगारी, कुपोषण जैसे मामलों में नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विपक्ष में थे, कमोबेश वो भी यही कहते थे। हालांकि जब सत्ता में आए हैं तो प्राथमिकताएं बदल गई हैं। है ना मज़ेदार बात, जो बात भाषण में होती है वो शासन के दौरान नहीं, और जो शासन के दौरान कही जाती है वो भाषणों में नहीं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।